नमस्कार दोस्तों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर लर्न विद निखिल के साथ। ठीक है दोस्तों, तो ये आज हमारा चौथा क्लास है, ठीक है, सीडीपी का। और हम लोग इसमें पढ़ेंगे आज अनुवांशिकता और वातावरण से रिलेटेड कि ये अनुवांशिकता और वातावरण होते क्या है और एक मानव जीवन के विकास के लिए, है ना, ये दोनों एक दूसरे को प्रभावित कैसे करते हैं और इससे जो है एक बालक का जो संपूर्ण विकास है वो होता कैसे है। ठीक है, तो चलिए आइए दोस्तों देखते हैं बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। अनुवांशिकता, यहाँ पे मैं पेन ले लेता हूँ, है ना। अनुवांशिकता, वंशानुक्रम या वातावरण, ठीक है। हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट आप लोगों ने देखा होगा थंबनेल पे, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे परिभाषा। जब अनुवांशिक गुण आंख, नाक, रंग, है ना, चिंतन, लंबाई, बुद्धि आदि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब ट्रांसफर होते हैं उसे अनुवांशिकता या वंशानुक्रम, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर आपके जो माता पिता है ना, या आपके पिता है ना, आपके दादा, है ना, आपके परदादा, ठीक है, उनसे जो आने वाली जो जीन है, ठीक है, उनकी जो आदतें हैं, व्यवहार है, वो आपके अंदर भी आएंगी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी। आपका नाक हो गया, आपकी जो हाइट है वो आपके पिताजी या माताजी, है ना, या दादाजी के साथ संबंध रखते हैं। ठीक है, बुद्धि जो है ना, आपकी जो वंशानुक्रम में चलती आ रही जो प्रक्रिया है, जैसे कि आप डॉक्टर हो गए, है ना, या आप आपके पिताजी डॉक्टर, है ना, या आपके दादाजी डॉक्टर, या फिर या इंजीनियर पीढ़ी है ना, या फिर शिक्षकों का पीढ़ी है। तो उसी अनुसार जो है आपकी बुद्धि, है ना, लंबाई, है ना, हाइट, ये सारी चीजें निर्भर करती है किसके ऊपर, अनुवांशिकता के ऊपर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, ये छोटा सा परिभाषा था। अब चलिए देखते हैं इन्वायरमेंट, पर्यावरण। पर्यावरण जो हमारे आसपास जो चारों तरफ जो भी दिखाई दे रहे हैं, है ना, घर हो गया, स्कूल हो गया, या हमारे परिवार हो गए, पड़ोसी, हम लोग जो भोजन करते हैं, वो सभी पर्यावरण से रिलेटेड है। हम जिस परिवेश में रहते हैं, ये आप लोगों को समझ में आया होगा कि पर्यावरण होता क्या है। तो चलिए देखते हैं कि दोनों अनुवांशिकता और पर्यावरण, है ना, वातावरण, मानव जीवन के विकास के लिए दोनों महत्वपूर्ण है ना। और इसके ऊपर जो है वो डिबेट भी हुआ था, है ना, इसके ऊपर जो है वो डिबेट भी हुआ था। लेकिन बाद में, है ना, बाद में ये सिद्ध हो गया कि मानव जीवन के विकास के लिए, है ना, उसकी बौद्धिक क्षमता के विकास के लिए, है ना, इन्वायरमेंट और अनुवांशिकता दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी एक को महत्वपूर्ण हम लोग नहीं मान सकते। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे सेक्स का, है ना, लिंग निर्धारण में एक्स वाई और एक्स एक्स, है ना। तो इसको हम लोग अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। हम लोग जो है वो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जैसा कि मैंने पिछले भी वीडियो में आप लोगों के साथ जो है वो क्वेश्चन बीच बीच में लाता हूँ, है ना, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस होती चलते जाए। क्वेश्चन आता कैसे वो आप लोग जान सको। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्न में से कौन से कारक बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है अनुवांशिकता, भौतिक वातावरण, सामाजिक परिवेश, है ना। तो आइए देखते हैं, केवल एक, केवल दो और तीन, केवल तीन, केवल एक और दो, एक, दो और तीन। जैसे कि दोस्तों हम लोगों ने पिछले ही स्लाइड में जो है वो पढ़ा हुआ है कि अनुवांशिकता, भौतिक वातावरण और सामाजिक परिवेश, है ना, सामाजिक परिवेश तो आपका वातावरण में आ जाएगा। वो सभी जो है एक बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए जिम्मेदार होता है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन चौथा है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चे का विकास अनुवांशिकता एवं वातावरण के बीच अंतर क्रिया का परिणाम है। याद रखना, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट। तो चलिए दोस्तों, हमारे शरीर में दो तरह के सेक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं, एक्स और वाई। ठीक है, ये आपका टोटल क्रोमोसोम 46 23 जोड़े के रूप में उपस्थित होते हैं। ये हो जाएगा आपका एक्स एक्स फीमेल का हो जाएगा, और एक्स वाई जो है वो मेल का हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मेल का हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों आप लोगों ने एक रूढ़िवादिता तो सुना ही होगा कि अगर लड़की हो रही है, ठीक है, अगर कहीं पे आप लोगों ने सुना होगा कि लड़की है, तो वहां पे जो है वो परिवार वाले उदास हो जाते हैं, है ना। और इसमें सबसे ज्यादा टॉर्चर अगर किसी को किया जाता है तो उस बच्ची की माँ को, क्योंकि तुम्हारी वजह से लड़की हुई है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि एक्स एक्स तो फीमेल में होता ही है, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पे अहम भूमिका जो निभाता है वो मेल का जो क्रोमोसोम है एक्स वाई, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये जागरूकता फैलाना आप लोगों के ऊपर है। ठीक है, कि एक्स एक्स तो उसके ऊपर है ही, लेकिन जो मेल है, मेल कैंडिडेट है, उसके ऊपर जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है। तो ये रूढ़िवादिता
खत्म करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भ्रूण हत्या के अंतर्गत अपराध के दर्जे में लिया जाता है। तो चलिए दोस्तों इसी प्रकार से देखते हैं। और इसमें जो है एक्स एक्स और वाई ये जब अनबैलेंस है ना, अनबैलेंस हो जाते हैं तो टर्नर सिंड्रोम नामक बीमारी उत्पन्न होता है। इसे हम लोग आगे डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में जानते हैं। प्रत्यागमन का सिद्धांत, इन सभी टॉपिक्स को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। प्रत्यागमन से रिलेटेड मैं आप लोगों को टॉपिक बताता हूं। जब, है ना, यहाँ पे लिखा है जब किसी माता पिता, जैसे कि कोई टीचर है ना, टीचर है उनके माता पिता, लेकिन उसके जो बच्चे हैं वो गधे हो गए, एक दूसरे के विपरीत है, माँ बाप के जो गुण है वो एक दूसरे से विपरीत है बच्चे में, है ना। जैसे पुलिस का बेटा अगर चोर बन गया, ठीक है, या फिर चोर का बेटा अगर पुलिस बन गया, या फिर जिनके माता पिता अनपढ़ है वो एक शिक्षक बन गए, किसी बड़े पोस्ट में चले गए। तो इस प्रकार से कम बुद्धि का अधिक बुद्धि और अधिक बुद्धि से कम बुद्धि, मतलब गुणों का आदान प्रदान एक दूसरे से भिन्न हो माँ बाप और बच्चे में, तो इसे कहते हैं प्रत्यागमन का सिद्धांत। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे गाल्टन का सिद्धांत जो दूसरा है। इनके अनुसार जब बच्चे में गुण पिछले पीढ़ी से भी ट्रांसफर होते हैं, जैसे आपके दादा दादी, आपके नाना नानी, उस सिद्धांत को इन्होंने बताया था। ठीक है, बीज मैन का सिद्धांत देखते हैं यहाँ पे। इनके अनुसार माता पिता से प्राप्त बीज को कभी खत्म ही नहीं होते, उनके जो गुण है ना, वो कंटिन्यूटी, जैसे कि आपकी माता जो है वो चित्रकार बहुत अच्छी थी, तो आपके अंदर भी वो गुण होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी वो जो गुण है वो निरंतर चलती ही रहती है। ठीक है, इसको भी हम लोग डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। अब देखते हैं ग्रेगर मेंडल, है ना, इनके बारे में भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। इन्हें अनुवांशिकता का जनक कहा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों। इन्होंने मटर के दानों में प्रयोग करके अनुवांशिकता के नियम निर्धारित किए थे, ये आप लोग याद रखना। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में और इनके बारे में अच्छे से जानते हैं। उससे पहले हम लोग जो है वो क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, अधिगम व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो चलिए देखिए, अधिगम व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, अभिरुचि और अभिवृत्ति दोनों व्यक्तिगत कारक हैं। कक्षाई शिक्षा शास्त्र और अवधान जो है वो दोनों व्यक्तिगत कारक है। रुचि और समुदाय दोनों पर्यावरणीय कारक है। उम्र और विद्यालय दोनों पर्यावरणीय कारक है। तो चलिए आप लोग बताइए मुझे इसमें कि जो यहाँ पे पूछा है अधिगम व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों में महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है, इस निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, आपकी अभिरुचि और अभिवृत्ति दोनों व्यक्तिगत कारक है, याद रखना, दोनों व्यक्तिगत। और कक्षाई शिस्त और अवधान दोनों व्यक्तिगत कारक है? नहीं, वो तो कक्षा शिस्त तो एक माहौल क्रिएट है ना, वहां पे तो वातावरण है ना। यहाँ पे रुचि रुचि व्यक्तिगत होगा, लेकिन समुदाय तो आपका पर्यावरणीय कारक है। दोनों पर्यावरणीय कारक है क्या? नहीं। उम्र और विद्यालय दोनों नहीं, ये दोनों नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे व्यक्तिगत कारक, ये जो है व्यक्तिगत कारक, ठीक है, ये दोनों है, अभिरुचि और अभिवृत्ति। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट हम लोग का सही होगा। चलिए देखते थोड़ा सा व्याख्या यहाँ पे। अभिरुचि व्यक्ति की पसंद होती है और अभिवृत्ति व्यक्ति की सोच होती है, ये याद रखना, विचार व्यवहार और भावनाओं को दर्शाती है, ये याद रखना। तो ठीक है, और ये जो गुण होता है वो पर्यावरण से रिलेटेड नहीं, ये आपकी व्यक्ति है ना, व्यक्तिगत है, ये याद रखना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ठीक है, यहाँ पे वंशाक्रम की परिभाषा देखते हैं। अब हम लोग जो है वो छोटी छोटी जो परिभाषा है उसके ऊपर हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, तो जो हेरिडिटी से रिलेटेड है ना, पीटरसन के अनुसार देखते हैं, माता पिता के माध्यम से दादा परदादा इत्यादि पूर्वजों के गुणों का संतानों में संक्रमित होना वंशाक्रम है। ये किसने कहा था? पीटरसन है। डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा, तो याद रखना। देखते हैं जेम्स ड्रेवर के अनुसार, माता पिता के शारीरिक एवं मानसिक गुणों का, है ना, मानसिक गुणों का संतानों में संक्रमित होना वंशक्रम है, याद रखना। किसने कहा था? जेम्स ड्रेवर ने। वुडवर्थ के अनुसार देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वंशक्रम से तात्पर्य उन समस्त गुणों के समावेश से है जो मानव में उसकी उत्पत्ति के समय उपलब्ध थे, ये याद रखना। आइए देखते हैं दोस्तों वंशक्रम की विशेषताएं क्या क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे संरचनात्मक विशेषता। पहला है आपका संरचनात्मक विशेषता, व्यक्ति के शरीर संरचना संबंधी लक्षण, जैसे शरीर का लंबा होना, शरीर का बौना होना, माप, है ना, उसकी जो मोटाई है ना, या वो पतला है, बालों का रंग आपका क्या होगा वहां पे, आकृति कैसी होगी, व्यक्ति का रंग काला होगा गोरा होगा, अंगों की माप व आकृति
कैसी होगी, ये डिपेंड करता है संरचनात्मक विशेषता के ऊपर। ठीक है, चलिए देखते हैं क्रियात्मक विशेषता क्या होगी। व्यक्ति के शरीर की क्रिया प्रणालियों संबंधित लक्षण जैसे कमजोर स्वास्थ्य, दीर्घायु, है ना, कमजोर बालक है, कुपोषित है या दीर्घायु है, बौद्धिक क्षमता उसका कैसा है, प्रजनन क्षमता इत्यादि के रूप में। ठीक है, चलिए देखते हैं मानसिक विशेषता, है ना, वे विशेषताएं तथा मानसिक योग्यता जिनके माध्यम से जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व, है ना, चारित्रिक गुण का निर्धारण होता है। जैसे कि उसका व्यवहार आप लोगों को पता चल जाएगा कैसा है, उसके लक्षण के अनुसार। ठीक है, उसके बोल चाल से उसका जो संस्कृति है, उसके संस्कार क्या है, वो आप लोगों को पता चल जाएगा, है ना। उसकी सोच समझने की, तार्किक करने की, है ना, गणितीय प्रवृत्ति, बौद्धिक प्रवृत्ति कैसे है ना, ये पता चल जाएगा आप लोगों को। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं, असाधारण विशेषता। व्यक्ति में पाए जाने वाले असाधारण लक्षण एवं बीमारी जिन्हें व्यक्ति जन्म से ही अपने माता पिता से प्राप्त करके आते हैं। जैसे कि आपका हो गया कैंसर भी होता है, गर्भ कैंसर, मिर्गी हो गया, बहुअंगुलिका, गंजापन, है ना, वंध्यता, ये सभी जो है वो असाधारण विशेषता के रूप में जानी जाती है। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं वंश क्रम के सिद्धांत की ओर। उत्पादन सूत्रों की निरंतरता का सिद्धांत, ये आपका पहला हो गया। फ्रांसिस गार्टन के अनुसार संतानों में 50% लक्षण माता के पक्ष से तथा 50% पिता के पक्ष से आते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था फ्रांसिस गार्टन के अनुसार दादा परदादा के गुण 1/2 के अनुपात में कम होते जाते हैं। ये याद रखना, आप लोगों को एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। वंश क्रम के गुणों का निर्धारण करने के लिए गार्टन ने एक श्रेणी क्रम प्रस्तुत किया है। देखते हैं क्या है वो श्रेणी क्रम। 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 के क्रम गुना अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। ये किसने कहा था? गार्टन ने। ये याद रखना, इसे देकर क्वेश्चन रिलेटेड आप लोगों को नाम पूछा जा सकता है मनोवैज्ञानिक का। तो चलिए देखते हैं दोस्तों यहाँ पे विकास के सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, अर्जित गुणों के हस्तांतरण का सिद्धांत पहला है। विकास के सिद्धांत में अर्जित गुणों के हस्तांतरण का यहाँ पे सिद्धांत। तो देखते हैं अर्जित गुणों के हस्तांतरण से तात्पर्य है कोई भी पीढ़ी वातावरण के माध्यम से जो गुण अर्जित करती है वे अगली पीढ़ी में चले जाते हैं, ये याद रखना। ठीक है, वातावरण से जो गुण अर्जित करेंगे वो अगले पीढ़ी में चली जाएगी, ये याद रखना आपको। यह सिद्ध करने के लिए लैमार्क ने जिराफ की गर्दन का प्रयोग किया। आप लोगों ने 11वीं 12वीं में साइंस बैकग्राउंड या 9वीं 10वीं में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। ठीक है, जिराफ की, जिसे किसने सिद्ध किया था? लैमार्कवाद के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, वो जो है वो पत्तियों को खाने के लिए अपनी गर्दन जो है ना, वो ऊपर उठाने लगते हैं, ऊपर ऊपर ऊपर, तो उसकी गर्दनें लंबी हो गई। ये किसने सिद्ध किया? लैमार्कवाद में। देखते हैं यहाँ पे सेकंड, हैरिसन ने कीट पतंगों पर प्रयोग किया, मैकडूगल ने चूहे पर प्रयोग किया। ये याद रखना, मैकडूगल ने किस पर किया है? चूहों पर। इसका जो प्रयोग है वो आप लोगों को क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। देखते हैं प्रत्ययगमन का सिद्धांत, मैंने आप लोगों को पढ़ाया ना प्रत्ययगमन, है ना। प्रत्ययगमन से तात्पर्य है माता पिता से भिन्न प्रकृति के लक्षणों का संतानों में आ जाना। मैंने आप लोग बताया पुलिस का बेटा चोर, है ना, चोर का बेटा अगर पुलिस बन जाए, है ना, शिक्षक का बेटा कमजोर हो जैसे बुद्धि में, है ना, उसके अनुसार प्रत्येक संतान में गुणों का निर्धारण करने में दो प्रकार के गुणसूत्र अपनी भूमिका निभाते हैं तथा संतानों में माता पिता से विपरीत गुण आ जाते हैं, ये याद रखना। मौलिक गुणों की ओर प्रवाह का सिद्धांत देखते हैं, तीसरा है। यह नियम मेंडल ने सिद्ध किया, इसलिए इसे मेंडलवाद का नियम कहा जाता है। याद रखना, मौलिक गुणों की ओर प्रवाह का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो मेंडल चाचा ने किया था, आप लोगों को ये याद रखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मेंडल ने यहाँ सिद्ध करने के लिए दो प्रयोग किए। पहला है आपका छोटी मटर एवं बड़ी मटर। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जो मटर का पौधा है वो 1 वर्षीय होता है। ठीक है, हर 6 महीने में उसमें जो है वो फल फूल स्टार्ट हो जाता है, इस कारण से, और उसका जो जीवन चक्र होता है छोटा होता है। इस कारण से मेंडल ने मटर के पौधे को प्रयोग के रूप में चुना था। सफेद चूहों का और काले चूहों पे इन्होंने प्रयोग किया। ठीक है, आइए देखते हो प्रयोगों के आधार पर परिणाम ज्ञात करके मेंडल ने निष्कर्ष निकाला कि निषेचन के समय जिस भी पक्ष माता पिता के गुण अधिक जागृत होते हैं संतान में उसी पक्ष के लक्षण नजर आते हैं। आप लोगों ने जीनोटाइप और फिनोटाइप तो सुना होगा, है ना। जीनोटाइप का अर्थ होता है यहाँ पे जीन से रिलेटेड, है ना, आंतरिक गुण। और फिनोटाइप से रिलेटेड होता है आपका बाह्य गुण से रिलेटेड, कि वो बड़ा होगा, लंबा होगा, आकार में मोटा होगा, छोटा होगा, ये आप लोगों को दिखता है फिनोटाइप। जीनोटाइप आप लोगों को नहीं दिखता, है ना, आप लोग उसे देख नहीं सकते। ठीक है, लेकिन उसके गुणों को देख सकते हो आप लोग। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, बीज कोष का सिद्धांत, जनन का सिद्धांत, है ना। इस सिद्धांत के प्रवर्तक
बीज मेन के अनुसार प्रत्येक संतान के निर्माण में दो प्रकार के कोष बनते हैं। ये याद रखना, बीज कोष का सिद्धांत बीज ने दिया। दैहिक कोष देह का निर्माण कार्य, उत्पादक कोष लिंग निर्धारण का कार्य। आप लोग इसे याद रखना, धातव्य रहे। संतान में लिंग निर्धारण का कार्य पिता पक्ष करता है। मैंने आप लोगों को बताया था, पिता में एक्स वाई गुणसूत्र तथा माता में एक्स एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। एक्स प्लस एक्स लड़की तथा एक्स प्लस वाई लड़का पैदा होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे एक्स एक्स है और एक्स वाई है, इसके बीच अगर क्रॉस हुआ तो इनसे एक्स और इनसे एक्स आ रहा है तो यहाँ पे लड़की, और इनसे एक्स और इनसे वाई आ रहा है तो यहाँ पे एक्स वाई लड़का। तो यहाँ पे जो है वो लिंग निर्धारण का कार्य कौन कर रहा है? पिता कर रहा है, लेकिन दोष किसको दिया जाता है? माता को। ठीक है, इस कारण से ये जो रूढ़िवादिता है उसको खत्म करना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं हमारे वातावरण से रिलेटेड, जानते हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड। इससे भी रिलेटेड हम लोग जो है वो परिभाषा देख लेते हैं। एरिस्टॉसी के अनुसार देखते हैं, वातावरण वह वस्तु है जो व्यक्ति के जीन लिंग के अतिरिक्त समस्त घटकों को प्रभावित करता है। ये याद रखना। बोरिंग के अनुसार देखते हैं, वातावरण उन समस्त उत्तेजनाओं का योग है जिन्हें व्यक्ति जन्म से मृत्यु तक ग्रहण करता है। वातावरण दो प्रकार का होता है, चलिए देखते हैं कैसे। आंतरिक वातावरण, वे समस्त परिस्थितियां तथा घटक जो शिशु को माँ के गर्भ में प्रभावित करते हैं, उन्हें आंतरिक वातावरण कहते हैं। याद रखना, आंतरिक वातावरण किसे कहते हैं? वे समस्त परिस्थितियां तथा घटक जो शिशु को माँ के गर्भ में, जब माँ जो है वो बच्चे को अपने गर्भ में प्रत्यारोपण के समय स्थापित होते हैं, है ना, है ना। माँ के गर्भ में जब बच्चा है तो वो आंतरिक वातावरण है। बाह्य वातावरण को देखते हैं हम लोग यहाँ पे, वे समस्त परिस्थितियां तथा घटक जो जन्म के बाद चारों तरफ नवजात शिशु को प्रभावित करते हैं, वह बाह्य वातावरण की श्रेणी में आते हैं। हमारे चारों तरफ जो भी आप लोगों को दिखाई दे वो सब पर्यावरण से रिलेटेड है ना, इन्वायरमेंट, है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे, बाह्य वातावरण में पारिवारिक भौगोलिक परिस्थितियां, आर्थिक सामाजिक मनोभौतिक विद्यालय संबंधी परिस्थितियों को सम्मिलित किया जाता है। ये याद रखना। ठीक है, चलिए देखते हैं, छोटा छोटा ही पॉइंट है दोस्तों, पूरा पॉइंट से रिलेटेड है। ठीक है, वातावरण का बुद्धि एवं व्यक्तिगत प्रभाव सिद्ध करने के लिए कैंडल ने फ्रांस 552 विद्वानों पर प्रयोग किया। ठीक है, और मॉडरेट ने नाविक एवं बंजर जाति के बच्चों पर प्रयोग किया। फ्रीमेन ने अनाथालय के वातावरण में बच्चों को रखकर प्रयोग किया तथा सिद्ध किया कि वातावरण के आधार पर बुद्धि एवं व्यक्ति के परिवर्तन किया जा सकता है। फ्रीमेन ने, जैसे कि आप लोगों को पढ़ने के लिए एक अच्छा परिवेश और एक अच्छा माहौल अगर आप लोगों को मिल रहा है तो आप लोग जो है वो बहुत अच्छे से पढ़ सकोगे और किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को आप लोग क्वालिफाई कर सकते हो, है ना। लेकिन अगर आप लोगों को शुरू से इन्वायरमेंट नहीं मिला है पढ़ने लिखने के लिए तो आप रोजी मजदूरी ही करोगे, है ना। तो चलिए दोस्तों, ये तो छोटा छोटा टॉपिक है आप लोगों को प्रैक्टिकल रूप से और आप लोगों के दिनचर्या से रिलेटेड, है ना, आस पास ही मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। वाटसन का कथन, ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखते, तुम मुझे एक नवजात शिशु दो, मैं उसे वातावरण के आधार पर जो चाहूं बना सकता हूँ। याद रखना, है ना। आप नवजात शिशु, ये बोल रहे हैं कि नवजात शिशु है ना, जैसे कि एक मिट्टी होता है या एक पत्थर होता है ना, हम लोग जो है उसे अपने आधार पे उसकी आकृति हम लोगों को उससे बनाना क्या है ना। एक पत्थर और एक मूर्ति, दोनों की जो कीमत है वो अलग अलग होती है, हर जगह हर परिस्थिति के अनुसार। इन्होंने, वाटसन ने ये बताया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पोषण। ठीक है, पोषण से अभिप्राय एक ऐसे भोजन से है जो संतुलित मात्रा में व्यक्ति के शरीर में विटामिन प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट एवं खनिज लवणों की आपूर्ति करता है। इसलिए जिस प्रकार बाल विकास में वंश क्रम की भूमिका है उसी प्रकार पोषण भी अपना विशेष महत्व रखता है, क्योंकि बच्चा जो है जब वो अच्छा भोजन करेगा उसकी बुद्धि भी वैसी चलेगी, उसमें विटामिन प्रोटीन कार्बो, उसका शरीर भी वैसा होगा। ठीक है, शरीर भी बलवान होगा और मानसिक रूप से भी वो स्वस्थ होगा, है ना। नहीं तो अगर सही पोषण और सही उसको जो है न्यूट्रिएंट्स अगर बच्चों को नहीं मिलेगा तो कुपोषण का शिकार हो जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, पहला पॉइंट, पोषण शारीरिक विकास में सहायक है। ठीक है, सेकंड है अनवरत विकास में सहायक है, विकास की गति को तेज करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, पोषण रोगों के संक्रमण से बचाता है। ये याद रखना। देखते हैं कुपोषण, आप लोगों ने सुना होगा मिड डे मील योजना सरकार ने लागू किया था,
ठीक है, मिड डे मील योजना। अभी तो खैर उसे पीएम के नाम से, यहाँ पे पीएमसी के नाम से उसे चलाया जा रहा है, लेकिन पहले जो था मिड डे मील योजना के तहत उसे लागू किया गया था। ठीक है, तो हर स्कूल में जो है ना, हर स्कूल में भोजन की व्यवस्था होती है, और शायद मेरे हिसाब से हर बच्चे में 5 रुपए ऐसा आता है हर बच्चे के प्रति, है ना। मैं भी जो है सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, तो मैं भी जो है वो भोजन मिड डे मील योजना के तहत मैंने भी भोजन किया हुआ है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सन 1955 में वाटरलू में अफ्रीका व भारत के बालकों के विकास पर कुपोषण का अध्ययन करके एक निष्कर्ष निकाला गया था कि कुपोषण से बालकों का शारीरिक व मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। याद रखना, बाधा, है ना, बाधा बनता है कुपोषण से। ठीक है, यदि बालक उचित रूप से विकास नहीं कर पा रहा है तो समझ जाना चाहिए कि वह कुपोषण का शिकार है। ठीक है, देखते हैं कुपोषण है क्या। अपर्याप्त भोजन, खराब भोजन, आहार में पोषण तत्वों की कमी, आर्थिक स्थिति का ठीक न होना, भोजन संबंधित गलत आदतें, आहार विज्ञान के ज्ञान की कमी, है ना, अस्वस्थकर वातावरण, है ना। मैंने आप लोगों को बताया सही वातावरण मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। अत्यधिक कार्य की वजह से पारिवारिक परिस्थितियां भी यहाँ पे अहम भूमिका निभाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से कुपोषण को दूर करने का भी यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रयास किया गया है, और उसी प्रकार से योजनाएं भी लागू हुए। तो चलिए दोस्तों, ये तो हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर, और ये जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को सामने रख रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग प्रैक्टिस जरूर करना और ध्यान देना। अनुवांशिकता और वातावरण के विकास पर प्रभाव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो चलिए देखते हैं। अनुवांशिकता और वातावरण का विकास पर प्रभाव निश्चित है और उसे बदला नहीं जा सकता। क्या ये सही है? देखते हैं। केवल वातावरण ही विकास को प्रभावित करता है, अनुवांशिकता नहीं। क्या ये हम लोगों ने ऐसा पढ़ा? नहीं। केवल अनुवांशिकता ही विकास को प्रभावित करते, क्या हम लोगों ने ऐसा पढ़ा? नहीं। अनुवांशिकता और वातावरण दोनों ही एक जटिल रूप से विकास को प्रभावित करते हैं। तो हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही लग रहा है, और वही सही है। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ पे व्याख्या भी है, आंसर भी है, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार से कहीं भी भटकने की जरूरत ना पड़े। अनुवांशिकता जीन्स के द्वारा विकास को प्रभावित करती है, जबकि वातावरण बाहरी कारकों जैसे खान पान, सामाजिक प्रतिक्रिया। इससे पहले हम लोग वातावरण पढ़े, उससे पहले हम लोगों ने वंशानुक्रम पढ़ा, हेरिडिटी, और उससे पहले थोड़ा छोटा छोटा पॉइंट देके, ताकि आप लोगों को थोड़ा मजेदार तरीके से मैं समझा सकूं। इस कारण से अगर दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों, है ना, और शेयर बिल्कुल करना ना भूले। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, है ना। अनुवांशिकता पूरी तरह से एक व्यक्ति के निर्धारण करती है। चलिए देखते हैं, है ना। सेक्स, जेंडर, शैक्षणिक सफलता, सीखने की शैली, है ना, सीखने की शैली। अनुवांशिकता पूरी तरह से, याद रखना क्वेश्चन पूछा है अनुवांशिकता। ठीक है, तो सेक्स, जेंडर, शैक्षणिक सफलता, सीखने की शैली, यहाँ पे आपका ऑप्शन है जो है वो सेक्स निर्धारण करेगा, है ना। एक्स एक्स और एक्स वाई, क्योंकि अनुवांशिकता से रिलेटेड है। यहाँ पे बात हो रही है आपका जीन का, है ना, अनुवांशिकता, है ना, तो जीन का बातचीत हो रहा है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, समझ में आया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कथन और कारण, ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से रिलेटेड आप लोगों को सीजी टेट हो, सी टेट हो, या शिक्षक भर्ती में बहुत ज्यादा आप लोगों को ये पैटर्न देखने को मिल सकता है। और केवल एक, केवल दो, है ना, ये केवल तो नेगेटिव वर्ड है, ये याद रखना। एक बच्चे के शारीरिक विकास की दिशा पूरी तरह से उसके जन्म के समय निश्चित हो जाती है। ठीक है, केवल अनुवांशिकता ही ऐसा एकमात्र कारक है जो बच्चे के विकास के लिए उत्तरदायी है ना। चलिए देखते हैं, आप लोगों को तो आंसर समझ में आया होगा, है नहीं। चलिए लेकिन थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, है ना। ए और आर दोनों सही है, और व्याख्या सही करता है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है लेकिन आर गलत, ए और आर दोनों गलत, है ना। तो यहाँ पे ए और आर दोनों गलत है, क्यों? देखते हैं। बच्चे का विकास अनुवांशिकता एवं वातावरण दोनों से प्रभावित होता है। अनुवांशिकता विकास की सीमा निर्धारित करता है, और वातावरण उस सीमा में रहकर विकास के अवसर प्रदान करते हैं। आप लोगों को समझ में आया होगा कि दोनों क्यों गलत है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। शारीरिक लक्षण जैसे आंखों का रंग, ऊंचाई, बालों का रंग, है ना। क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं क्वेश्चन का। मुख्यतः पर्यावरण कारक द्वारा सुनिश्चित होते हैं, वंशागत होते हैं। यहाँ पे शारीरिक लक्षण पूछा गया है, याद रखना शारीरिक लक्षण के बारे में। क्वेश्चन को आप लोगों को रटना नहीं है, टॉपिक को रटना नहीं, उसको समझ के याद करना है। तो चलिए देखिए, आंखों का रंग, ऊंचाई, बालों का रंग।
मुख्यतः पर्यावरणीय कारक द्वारा सुनिश्चित होते हैं, वंशागत होते हैं, सांस्कृतिक कारक द्वारा सुनिश्चित होते हैं, अनुवांशिकता और परिवहन के बीच अंतःक्रिया का परिणाम होता है। ये देखो, ये डायरेक्ट आप लोगों को पूछा है, लेकिन ऐसा नहीं, यहाँ पे तो शारीरिक लक्षण पूछा है, तो ये तो मुख्यतः परिवहन कारक द्वारा सुनिश्चित होते हैं क्या? नहीं, है ना? वंशागत होते हैं, आंखों का रंग, ऊंचाई, इसमें वातावरण की क्या भूमिका है? ये तो आनुवांशिकता से रिलेटेड है, वंशागत होता है। ठीक है, आइए थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ व्याख्या। बच्चों में शारीरिक लक्षण जैसे आंखों का रंग, वजन, ऊंचाई, बालों का रंग, शारीरिक स्वास्थ्य आदि सभी वंशगत होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। ये था हमारा हेरिडिटी और वातावरण से रिलेटेड क्वेश्चन, और उसका जो टॉपिक था उसे हम लोगों ने पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा। ये हमारा चौथा क्लास था। ठीक है, अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्लास में जो है नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ेंगे। हमारा चौथा क्लास था। ठीक है, आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर बिल्कुल करना, और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार मजेदार तरीके से हम लोग बाल विकास सीडीपी को अच्छे से पढ़े और जान सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डे। ठीक है दोस्तों, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय हिंद।